अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यतीम नादार मस्कीन बच्चों की हवाले से खुसूसी टेलीथॉन के साथ मैं हूँ मोहम्मद कामरान। किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में अगर अल्लाह की नेमतें फैली हुई हैं और माहौल में खूबसूरती है तो इसकी बड़ी वजह वो खिदमत गुजार बंदे हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने से भी गुरेज नहीं करते। फुक़हा ने इंसानों की खिदमत को अल्लाह से मोहब्बत की निशानी करार दिया है और कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है जिसका मफ़हूम यह है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में भूखे मिस्कीन यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं ये है इंसानी खिदमत और ये बाकी और ठहरने वाली नेकी है। और खुबैब फाउंडेशन ने इसी को अपना शार बना रखा है। 1999 में वजूद में आने वाली ये तंजीम सिर्फ 18 साल में मुल्क की सतह से उबर कर खिदमत खल्क की एक आलमी तंजीम का दर्जा इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान भर के अलावा तुर्की और शाम के जंग से मुतासरा इलाकों में अपनी जानें हथेली पर रख कर मसरूफ़ कार है। खुबैब फाउंडेशन आज एक हमाजहत और हमागीर तहरीक बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ है और ये इदारा एक जानिब तो हज़ारों यतीमों, बेसहारा अफराद, कैदियों, बीमार और मुस्तहिक अफराद की कफ़ालत कर रहा है तो दूसरी जानिब खुबैब फाउंडेशन के हरीपुर, मुजफ्फराबाद, सरगोधा, मुजफ्फरगढ़, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी वसी कैंपसेस में कायम स्कूल्स और कॉलेजेस में 6000 से ज़ायद बच्चे जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ 1100 यतीम और मुस्तहिक बच्चों को तालीम के अलावा बोर्डिंग में रिहाइश और खाने पीने की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं और होनहार बच्चों को फ़ौरन स्कॉलरशिप तक दिए जा रहे हैं। खुसूसन ज़लज़ले से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में यतीम बच्चों की कफ़ालत के लिए खुबैब फाउंडेशन की जानिब से कायम किए गए आशियाना सेंटर एक रोशन मिसाल बन चुके हैं और IDPs की बहाली के लिए फाउंडेशन के काम की तारीफ ना करना तो ज़्यादती होगी। सेहत के शोबे की बात की जाए तो वहाँ पर भी खुबैब फाउंडेशन अपनी बेमिसाल सलाहियतों के साथ उभर कर सामने आई है और मुल्क भर में जहाँ कहीं और जब कभी कुदरती आफात आई हैं वहाँ खुबैब फाउंडेशन की मेडिकल टीमें अपने कैंप कायम करके दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश दिखाई देती हैं। कहीं डिस्पेंसरी और मेडिकल सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और बहुत सारे सेंटर्स हैं जो कि खुबैब फाउंडेशन की जानिब से चलाए जा रहे हैं। मुल्क के कई शहरों में अस्पतालों को जदीद मशीनरी फराहम करने का सहरा भी इसी फाउंडेशन के सर जाता है। यही नहीं, 2005, 2013 और 15 के तबाहकुन ज़लज़ले हों, 2007 का क़यामत खेज़ सैलाब हो या सिंध के इलाके थरपारकर में हौलनाक कहत की सूरत हाल हो, खुबैब फाउंडेशन के रज़ाकार अपने कायद और रहनुमा फाउंडेशन के चेयरमैन नदीम अहमद खान की सरकर्दगी में हर जगह इमदादी सरगर्मियों से लेकर बहाली के कामों तक मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। इंसानियत की खिदमत एक बड़ा कॉज है और दायरा कार वसी तरीन है। इस हवाले से खुबैब फाउंडेशन को कितने बड़े चैलेंजेस का सामना है, क्या इस बड़े काम में हुकूमती सतह पर भी कुछ ताउन शामिल है और आवाम इस अजीम जो काम कर रही है ये तंजीम किस तरह इसमें अपना हाथ बटा सकते हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजमल बलोच साहब हैं, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं और खुबैब फाउंडेशन के साथ वॉलंटियर काम भी करते रहे हैं और 2005 के ज़लज़ले में भी उन्होंने काफ़ी खुबैब फाउंडेशन के साथ काम किया है। आपका बहुत शुक्रिया अजमल साहब। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, ट्रस्टी हैं खुबैब फाउंडेशन के। मेरे दाईं जानिब मौजूद हैं सेनेटर सैर कामरान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हबीबुर रहमान आसिम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सबसे पहले तो अजमल साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, किस तरह देखते हैं इस तंजीम के काम को? 2005 के ज़लज़ले की बात की जाए तो बहुत काम किया गया इस तंजीम की जानिब से और आप भी उस वक्त पेश थे, तो कुछ बताइएगा अपने एक्सपीरियंसेस के हवाले से। वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जब ज़लज़ला आया तो सबसे पहले ये जो मारगला टावर गिरा तो हमने फ़ैसला किया नदीम साहब की सरबराही में कि वहाँ अफ्तारी देते हैं। तो हमने वहाँ पहला कैंप लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने शाम को अफ्तारी दी तो हज़ारों की तादाद में लोग थे, बल्कि मैं उन टेबलों के नीचे आ गया और आर्मी के जो जवान काम कर रहे थे उन्होंने मुझे बाहर निकाला। फिर हमने लगातार एक हफ़्ता सहरी और अफ्तारी उन लोगों को वहाँ पे दी। उसके बाद जो कश्मीर से लोग आए उनके कैंप लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस वक़्त इतना मज़ा आया नदीम साहब के साथ काम करके, सच बताऊं कि मैंने घर बार छोड़ दिया, मैंने अपना कारोबार छोड़ दिया, सियासत को कुछ दिन के लिए मैंने पसे पुश डाली और मैंने काम किया वहाँ पे। और जो कैंप हमने कायम किए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी कैंप थे सबसे बेहतरीन कैंप कहलाए और उसी की वजह से हमें
जो आरफन बच्चे थे, यतीम बच्चे थे, ये हमारे हवाले किए गए। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि उस वक़्त के स्टूडेंट्स ने आकर यूनिवर्सिटियों के कहा कि आपका कैंप सबसे बेहतरीन है। बल्कि टेक्सास यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आई और उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारे पैसे और मैंने ख़र्च करने हैं। अच्छा। तो हमने उन्हें कहा कि उसने कहा मैं सारे कैंप चेक करके आई हूँ, बेहतरीन कैंप ये। मैंने कहा वजह तो बताएं कैसे बेहतरीन है। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग अंदर रह रहे हैं ये कहते हैं कि हम मुतमईन हैं, हमें सब कुछ मिल रहा है। तो हमने तरीक़ाकार अपनाया था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नदीम साहब मानसेरा थे और जब मैं कैंप लगा रहा था और लोग धड़ाधड़ आए जा रहे थे तो मैं घबरा गया कि हम इतने लोगों को खाना कैसे देंगे। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा नदीम साहब ये इतने लोग आ गए हैं और आए जा रहे हैं, लाइन लगी खड़ी है, तो हम खाना दे लेंगे। तो उन्होंने कहा आप अल्लाह का नाम लेकर इनको बस बसाते जाएं खैमों में, खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, यकीन करें फिर लोगों ने भी बड़ी मदद की और वहाँ मतलब जैसे हमने काम किया 4 महीने लगातार हमने कैंप रखे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह खुबैब को आपको पता है कि पूरे मुल्क में फैली हुई है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरी आदत रही है कि मैं जो लोग सही काम करते हैं उनके साथ काम करने को दिल करता है और वाकई खुबैब ने काम किया। मेरा दिल किया कि मैं खुबैब के साथ वॉलंटियरली बिल्कुल सब कुछ छोड़ के मैंने काम किया है। ठीक है, बहुत मज़ा आया। इलियास साहब, आपकी जानिब आने से पहले मैं जानना चाहूँगा तुर्की जहाँ पर मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा और उनके साथ इस तंजीम के रूह रवां नदीम साहब भी मौजूद हैं। नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा, ओवर टू यू। थैंक यू कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जो बलोच साहब फरमा रहे थे। और मैंने बीइंग एन एंकर जितने भी लोगों से इनके बारे में सुना मुझे अच्छा ही महसूस हुआ। आप जानते हैं कि गुज़श्ता कोई 20-22 दिनों से मैं टर्की के अंदर हूँ और टर्की पूरे को एक्सप्लोर कर रहा हूँ और यहाँ की जो क़ुव्वत है, यहाँ की रमज़ान ट्रांसमिशन हम यहाँ से कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है, बल्कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बड़ी पजीराई हमें मिल रही है। हम तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी लोकेशन बता दूं कि हम इस वक्त कहां पर हैं ताकि ज़रा समझ आ सके कि जिस फ़िज़ा में हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे जज्बात की इंटेंसिटी क्या होगी। हम तुर्की के बॉर्डर एरिया रिहानली के अंदर मौजूद हैं। एक उर्फा का इलाका है, किलिस का इलाका है, एक गाज़ियान्तब का इलाका है, अब ये रिहानली का इलाका है। यहाँ से जो एदलिब है वो सिर्फ 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर है। वो एदलिब जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त रेफ्यूजीज हैं, वो एदलिब जहां पर केमिकल बॉम्बिंग हुई, शाम का इलाका एदलिब, यानी शाम के इलाके से मैं सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर बैठा हुआ हूं। अब इस फिजा में मेरे बस सामने सारे ऑर्फन्स बैठे हुए हैं, मेरे सामने बेवाएं बैठी हुई हैं जिनको आज खुबैब फाउंडेशन की तरफ से आज बाकायदा इफ्तारी दी गई है। तो नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, खुबैब फाउंडेशन के चेयरमैन, और साथ में डॉक्टर इब्राहिम मौजूद हैं जो कि सबसे पहले वो डॉक्टर थे जब केमिकल बॉम्बिंग हुई थी, तो ये सबसे पहले यहाँ से वहाँ पहुँचे थे और इन्होंने वहाँ पर रिलीफ वर्क किया था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इब्राहिम फॉर यू। एंड नदीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। खुबैब फाउंडेशन दरअसल है क्या सोच के आपने खुबैब फाउंडेशन बनाई थी और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र था वो क्यों हुआ, यहाँ तक क्यों पहुँचे आप, और ये सीरियंस के लिए इतना काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा जितना खुबैब फाउंडेशन कर रही है, इसके पीछे वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ रमज़ान के शुरू दिन से चल रहा हूँ, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने तुर्की को भी देखा और आज हम सीरिया के बॉर्डर में, और अल्लाह का शुक्र है आज हम सीरिया भी गए। आज हमने वहाँ जाकर भी देखा कि क्या हालात थे। देखें, खुबैब फाउंडेशन का सफ़र तो 99 में जब से रजिस्टर हुआ शुरू हुआ, लेकिन असल काम 2005 ज़लज़ले के बाद शुरू हुआ था। 2005 ज़लज़ले के बाद अल्लाह ताला ने बहुत ज़िम्मेदारियाँ दी और उसके बाद 2010 के सैलाब में हमने काम शुरू किया। फ्रीडम फ्लोटिला में अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, फ़लस्तीन में जाना हुआ। इसी तरीके से बाद में बहुत ज़्यादा हमने मकानात तामीर किए फ्लड रेफ्यूजीज़ के लिए, जो फ्लड में डिस्प्लेस हुए थे लोग, उनके लिए। ये सीरियन के लिए मैं डायरेक्टली इस पर इसलिए आ जाता हूँ कि हमारा ये टॉपिक आज का ये है। सीरियन के लिए हमारी कैफियत ये रही कि दिसंबर में जब हलब का फॉल हुआ दोबारा, तो उस पर हमने सीरियन की कैंपेन पाकिस्तान में सबसे पहले शुरू की और अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान जाग रहा है और सीरिया के लिए मदद करने के लिए तैयार है। आज हम यतीम बच्चों और बेवाओं के साथ 1000 बच्चे और बेवाएँ हमारे साथ आज इफ्तारी में मौजूद हैं। हम इस रेहानली शहर में बॉर्डर के ऊपर बैठ कर इनके साथ ही शाम गुजार रहे हैं। डॉक्टर इब्राहिम हमारे साथ हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नाजरीन का कि वो इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं।
ये आज जैसे आज हम गए थे शाम में अंदर, हमने देखा कि वहाँ पे जो खाना खिलाया जा रहा था कैंपों में, उसमें हमारे पाकिस्तान के चावल का इस्तेमाल हो रहा था। नदीम साहब, इससे पहले मैं डॉक्टर इब्राहिम के पास जाऊँ, कुछ देर के लिए मैं आपको रोकता हूँ क्योंकि हमारे मेहमान जो इस्लामाबाद में बैठे हैं उनके साथ ज़रा डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं, क्योंकि यहाँ की फीलिंग्स और वहाँ की फीलिंग्स का थोड़ा सा डिफरेंस है। एक ऐसे वक्त में कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, नदीम साहब आपसे मुखातिब हैं, तो आप यकीन कीजिए कि यहाँ पर कम से कम 1000 से ज़्यादा ऑर्फन्स मौजूद हैं। और चूंकि आज ऑर्फन डे है, इंटरनेशनल ऑर्फन डे है, पूरी दुनिया में ऑर्फन डे मनाया जा रहा है, तो यतीमों को जिस हालत में मैंने देखा है, जिस हालत में मैंने बेवाओं को देखा है, नदीम साहब ने देखा है, वो बयान से बालातर है। आपकी तरफ आते हैं, जरा आप भी डिस्कशन को जारी रखिए, उतनी देर में हम भी कुछ और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू कामरान। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। और आपकी तरफ जाने में डॉक्टर इलियास साहब आपकी जानिब आना चाह रहा था। एक तो मैं जानना चाहूँगा, आप ट्रस्टी हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और कैसे देखते हैं आप इस ऑर्गेनाइजेशन को? दूसरा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जो इस्लाम है वो हमें यतीमों की कफ़ालत के हवाले से क्या कहता है, फ़ज़ाइल क्या हैं और अहकामात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। मैं अपनी गुफ्तगू से पहले बहरहाल कैपिटल टीवी का, आपका, सारी टीम का, सारे मुतल्लिक़ीन का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त में उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को महसूस किया और इसके लिए वक्त निकाला और वक्त दिया, और उम्मत के इस शदीद, बहुत ही तकलीफ़ दे जो अहवाल हैं उनको सारी उम्मत के सामने लाने के लिए, उम्मत का जो तसव्वुर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उसके इहया के लिए, उसको सामने लाने के लिए, तो मैं खिराजी अकीदत भी पेश करता हूँ, सलाम भी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ सदा सलामत रहें आप और आपके सारे लोग। साथ ही मैं नदीम साहब के हवाले से, खुबैब फाउंडेशन के हवाले से बातचीत हो रही है, मैं ये कहना ज़रूरी समझूँगा कि नदीम साहब ने इब्तिदा की, अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी। बुनियादी तौर पर ये टीम वर्क है और ये सारा फलाही और रिफाही काम, आपको मालूम है कि इसके अंदर सदक़ात आते हैं, इसमें ज़कात आती है, इसमें तबर्रो आता है, इसमें वक्फ़ का माल आता है। जब तक लोगों में एतमाद ना हो, काम करने वालों के बारे में एतमाद ना हो, उस वक्त तक काम चल नहीं सकता। और काम का दो तरह का एतमाद ज़रूरी है, आवाम का एतमाद इदारे पर हो, और इदारे पर एतमाद आवाम के एतमाद और डोनेशन से ज़्यादा ज़रूरी मैं समझता हूँ कि उम्मत के, और ख़ास तौर पर जहाँ आप काम करते हैं उस मुल्क के जय्यद और किबार उलमा का, अहले इल्म का एतमाद हो। खुबैब फाउंडेशन की आपने इब्तिदा में बहुत बातें की और बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट किया। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह का फ़ज़ल है ये, चूँकि मैं एक ज़िम्मेदार हूँ और ज़िम्मेदारी के हिस्से पे हूँ कि मेरा नदीम साहब से, इस टीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक, इब्तदाई तौर पर मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं एक जगह जुमा पढ़ाता हूँ, ये मेरे यहाँ जुमा पढ़ने के लिए आने लगे, सही तारुफ हुआ, ताल्लुक हुआ, चलते चलते ये सारी एतमाद की बात, आपकी कदा कलामी कर रहा हूँ, असल में कुछ एक सक्सेस स्टोरी हमारे पास मौजूद है। इसी एतमाद के हवाले से एक सक्सेस स्टोरी है जो कि नाजरीन आपको भी दिखाते हैं। ये कहानी जो आपके सामने पेश की जा रही है किसी एक फर्द की नहीं, बल्कि उन सैकड़ों कामयाब बच्चों की है जिन्हें खुबैब फाउंडेशन ने अंधेरे रास्तों से बचाकर रोशन मंजिलों तक पहुंचाया। याद है वो एक ख्वाब सा मंजर, प्यारा प्यारा छोटा सा घर जिसमें हम रोते हंसते थे, जिसमें खिलौने थे, बसते थे। अम्मी थी, अब्बू और भैया, रवा दवा जीवन का पहिया। एकदम धरती कांप गई थी, घर की हर दीवार गिरी थी, सारे दब गए छत के नीचे। गिरी थी मैं एक मेज के पीछे, किसी ने मुझको थाम लिया था, प्यार से मेरा नाम लिया था।
ख्वाब नगर से खुबैब नगर तक, उचड़ी बस्ती से इस घर तक, साथ मुझे वो लेकर आए। मेरे जैसे कितने बच्चे दिल में जज्बे लेकर सच्चे खेल रहे थे, बढ़ भी रहे थे, प्यार से आगे बढ़ भी रहे थे। उनमें शामिल होकर मैं भी अपनी मंजिल ढूंढने निकली। हर आसाइश मिली यहाँ पर, इल्म की कोंपल खिली यहाँ पर। सोचती हूँ अगर यहाँ ना आती मैं तो अंधेरों में खो जाती। यहीं से मैं परवान चढ़ी हूँ, अपने पैरों पे मैं खड़ी हूँ। यहाँ जो बच्चे आ जाते हैं अपनी मंजिल पा जाते हैं। खुबैब से जज्बा ऐसा मिला है, हम सब ने ये सोच लिया है, दीन की खातिर काम करेंगे, वतन का रोशन नाम करेंगे। नाजरीन, कैपिटल टीवी पर यतीम, नादार और मिस्कीन बच्चों की इमदाद के लिए टेलीथॉन का सिलसिला जारी है और 12 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूँगा। बेसिक तौर पर जो समाजी बहबूद के इदारे हैं इस तमाम वज़न को उठाए हुए हैं जो कि बेसिक तौर पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनता है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि हुकूमत इस तरह के जो खुबैब फाउंडेशन जैसे इदारे हैं इनकी मदद के लिए, इनको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कैपिटल टीवी के इस इनिशिएटिव को सराहना चाहूँगी कि रमज़ान के मुबारक महीने में ऐसे वक्त में जबकि लोग जो है उनके कुछ दिल भी नरम होते हैं और वो रुझान भी होता है कुछ ज़कात की तरफ भी, सदक़ात की तरफ भी, तो ऐसे वक्त में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो भी नाज़रीन हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इसमें ज़रूर अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपना जो हिस्सा है वो ज़रूर डालेंगे। मेरी नदीम साहब से कुछ मुलाकातें ज़रूर हैं, लेकिन आज जो मैंने आपकी टेलीविज़न पे देखा और जितना जाना, आई एम रियली टच्ड कि जो है ऐसे वक्त में जबकि पाकिस्तान में 22.6 मिलियन बच्चे जो हैं दे आर आउट ऑफ स्कूल। मैं यतीम बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ कि 22.6 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल की में नहीं जा रहे और हमारा शुमार उन मुल्कों में होता है जिनकी जो है वो रैंकिंग जो है वो दूसरे दर्जे पर आती है, जिनकी बाहर यानी द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू द स्कूल। तो ये कि लिटरेसी रेट भी बहुत अफसोस की बात है कि हमारा जो है वो 60% से 58%। पाकिस्तान में 42 लाख बच्चे यतीम भी हैं, आप ये भी जी। और उसके बाद फिर अगर देखेंगे 39% लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे वक्त में जो फलाही इदारे अपना जो रोल अदा कर रहे हैं उसको मैं समझती हूँ कि हम जितना भी सपोर्ट करें, जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। हुकूमत की यकीनन जो है अगर हम आर्टिकल 25A देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि जो बुनियादी जो हक़ हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं शहरियों की वो पूरी करें, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें। मगर अगर आप वसाइल को देखें तो और जो जिस तरीके से हमारा मुल्क जिन किस्म के हालात से गुजरा है, ज़लज़ले और नेचुरल डिज़ास्टर्स भी हैं, फिर उसके बाद दहशतगर्दी जो है उसके अंदर, तो एक बहुत ज़्यादा जो है हम इकनॉमिक क्राइसिस से गुजरे हैं। ऐसे वक्त में इन फलाही इदारों का आगे बढ़ के सामने आना और उन मासूम बेसहारा बच्चों की कफ़ालत करना जो कि अगर उनकी कफ़ालत ना की जाए
तो वो फिर बेरारवी का भी शिकार हो सकते हैं, फिर वो दहशतगर्दी का भी शिकार हो सकते हैं, फिर उनका मुस्तकबिल भी तारीख हो सकता है। और उनका मुस्तकबिल तारीख होगा तो वो कौम के मेमार हैं, वो ये जो बच्चे हैं ये कल के कौम के मेमार हैं, तो उनका मुस्तकबिल हम अगर ये तामीर कर रहे हैं तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तामीर कर रहे हैं। तो मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी और मैं कहूँगी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आगे बढ़ के ऐसे इदारों की सरपरस्ती करें, उन्हें सपोर्ट करें, बिल्कुल उनको सपोर्ट करें, और ताकि जो है ये जिस मकसद के लिए ये आगे बढ़े हैं उस मकसद में ये कामयाबी हासिल हो सकें। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे लिए अमली नमूना है, तो इंसानी फलाह के हवाले से आपने क्या क्या मिसालें कायम की और आपकी तालीमात इस हवाले से क्या क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात और इंतहाई तवज्जो दिलाने वाली बात कि जिस नबी का हम जिक्र करना चाह रहे हैं और करते रहते हैं और जिनका उम्मती होने पर हम फ़ख्र करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी पैदाइश से पहले ही उन्हें यतीम बनाया, यानी वो एक यतीम ही की हैसियत में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अभी आए नहीं थे कि उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और यतीमी की वो मंजिलें उन्होंने देखी जो शायद दुनिया में बहुत कम लोगों ने, कि 6 बरस की उम्र में वालिदा, यानी अगर वालिद नहीं हैं तो वालिदा की जो सरपरस्ती है और जो उनका साया है, उनका जो दस्ते शफ़क़त है, वो बाप की अदम मौजूदगी को कवर कर लेती है। लेकिन अल्लाह ताला ने वो सहारा भी छीन लिया। फिर दादा जो उनकी परवरिश कर रहे थे वो भी 2 साल के बाद दुनिया, यानी यके बाद दीगरे, एक सदमे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सदमा। यही वजह है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के दर्द को ख़ुद महसूस किया, यानी वो महज तालीम देने वाले नहीं थे हमारी तरह, या कोई जुमला कहने वाले नहीं थे, या कोई उसके बयान देने वाले नहीं थे, वो ख़ुद इसमें से गुज़रे थे। इस बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जिसने 2 यतीम बच्चों की परवरिश की तो वो जन्नत में मेरे साथ यूँ रहेगा। और आपने अपनी दोनों उंगलियाँ यूँ मिलाई और उसके दरमियान में ये फासला हल्का सा रखा कि वो मेरे साथ, यानी पड़ोसी बन के मेरे साथ जन्नत में रहेगा। और यही वजह है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि वो घर दुनिया का बेहतरीन घर है जिसमें किसी यतीम बच्चे की परवरिश का एहतमाम किया जाता है, और वो घर दुनिया का बदतरीन घर है कि जहाँ कोई यतीम हो और उसके साथ बदसलूकी की जाए और उसका एहतमाम न किया जाए। अगर घर वो यतीम की देखभाल करने वाला बेहतरीन घर हो सकता है, तो मैं इसी को बुनियाद बना के ये कहने में कोई हरज महसूस नहीं करता कि वो इदारा भी बेहतरीन इदारा है जो यतीमों की और मिस्कीनों की किफ़ालत करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने आप को इसमें पेश करता है। इसलिए वो दुनिया के इदारे, जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के इदारे काम कर रहे हों, वो इदारा दुनिया का बेहतरीन इदारा कहलाएगा आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान की रोशनी में कि जो यतीमों की परवरिश करने के लिए और मसाकीन का सहारा बनने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जो यतीमों के साथ हुस्न सलूक नहीं करते, जिसमें बतौर ख़ास अबू जहल का जिक्र आता है, और उसकी निस्बत से कुरान मजीद की वो आयत सूरत अल-माऊन में बयान की गई कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, कि आपने देखा कि जो रोज़े आखिरत को झुटलाता है, क्या जानते हैं आप उनके बारे में? वो जो यतीम को धक्के देता है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और वो किसी मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत भी नहीं दिलाता, यानी ख़ुद खाना खिलाने तो दूर की बात, वो रग़बत भी दिलाना पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुज़म्मत के, शदीद तरीन मुज़म्मत के अल्फाज हैं वो उसके। इसलिए अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है वो तो यकीनन पूरी इंसानियत की फ़लाह के लिए जो है वो तालीम है। इसी वजह से मुसलमानों का जो सबसे बड़ा शिआर जो हर मुसलमान बस्ती में 5 मरतबा सुनाया जाता है, उसमें एक लफ्ज़ है हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ। और ये जो फलाह है दर हकीकत पूरी इंसानियत की फलाह, हर एतबार से फलाह, यानी सिर्फ ये नमाज की सूरत में नहीं बल्कि हर एतबार से एक फलाही रियासत जो है, एक फलाही मुआशरा। इस हवाले से खुबैब फाउंडेशन भी बहुत काम कर रहा है, और अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो जो अकाउंट नंबर है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मुझे कहा जा रहा है कि तुर्की की जानिब जाने के लिए गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त हमारे साथ टर्की से ही मौजूद हैं और शाम के बॉर्डर के बहुत करीब मौजूद हैं। ओवर टू यू गुलाम मुर्तज़ा। बहुत शुक्रिया कामरान। आप जब ये कह रहे थे कि माफ़ कीजिएगा कि खुबैब फाउंडेशन भी बहुत काम कर रहा है, तो मैं आपकी तस्हीह नहीं बल्कि मैं अपनी खुद भी तस्हीह कर ली है मैंने कि खुबैब फाउंडेशन भी नहीं
खुबैब फाउंडेशन ही मदद कर रहा है। अब से कुछ अर्सा पहले मुझे भी बहुत सारी कंफ्यूजन थी जो दूर हुई, एक बात। दूसरी बात जो करनी है वो ये है कि मैं जब कुछ अर्सा पहले यहाँ सीरिया में आया और मैंने टर्की के अंदर एक्सप्लोर किया, जब मैं ऑर्फन्स और विडोज से मिला तो मैं बहुत दफ़ा प्रोग्राम में रोया। मेरे नाज़रीन ने वो हमारा प्रोग्राम देखा तो मैंने और नदीम साहब ने ये डिसाइड किया कि अब हम ऑन स्क्रीन आकर काम करेंगे। ये जो आज की ट्रांसमिशन डिज़ाइन हुई है, ये जो टर्की के अंदर हम अफ्तारियाँ कर रहे हैं, हमने सब ढिंचिक को छोड़ा, हमने उस सब इनामात देने को छोड़ा, हमने सब वो बिला वजह की जो गाने बजाने थे उनको छोड़ा और हम ऑन रूट्स पर आए। और ऑन रूट्स पर आकर हमने विडोज प्रैक्टिकली तौर पे काम कर रहे हैं, बाकायदा जाके मैं खुद अपने पैसे लेकर आया, काम कर रहा। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे, जब मैंने प्रोग्राम वहां पर किया तो उसके बाद इतने मैसेजेस आए मेरे फेसबुक पर, मेरे ट्विटर पर, मेरे खुद मोबाइल फोन पर, और वो मैं हैरान हो गया कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स के लोग इतनी ज्यादा मदद करना चाहते हैं। तो मैं हैरान था कि मैं क्या इनको रिप्लाई करूं, मैं इनसे क्या बात करूं। फिर मैंने खुद बाकायदा खुद, मैं बीइंग एन एंकर बड़े वसूख से कह रहा हूं, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, कि मैंने बाकायदा खुद इसकी रेकी की, मैंने चेक किया और मैंने पाया कि खुबैब फाउंडेशन ऑन रूट्स जाके काम कर रही है। अब मैं जब से आपसे मुखातिब हूं, अब से मैं 4 घंटे पहले सीरिया के अंदर था और सीरिया के अंदर जो महाजरीन के कैंप्स थे उनमें खाना बांटा जा रहा था और आज जो खाना पका था वो खाना था चावल। तो जब चावल कच्चे डाले जा रहे थे तो जो उसका थैला था उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा प्रिंट था और लिखा हुआ था कि हदिया फिल पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से हदिया। तो दिल एक दफा फिर खुश हो गया कि जो अमानत दी गई थी वो अमानत यहाँ तक पहुंची। मैंने 2 सवालात रखने हैं डॉक्टर साहब के आगे, एक डॉक्टर इब्राहिम के आगे और नदीम साहब के आगे। डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि ये सीरिया से हैं, शाम से इनका ताल्लुक है, ये डॉक्टर हैं और ये पहले डॉक्टर थे जो वहां पहुंचे थे जब केमिकल बॉम्बिंग हुई थी। डॉक्टर इब्राहिम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, व्हाट डिड यू सी व्हेन द केमिकल बॉम्बिंग हैपेंड ओवर देयर इन सीरिया एंड हाउ मेनी ऑर्फन्स आर हियर? What was the scene at that time when that strike had been happened? Okay, in the beginning, the bombing killed about 100 persons. All right. Directly. Immediately. Okay, with gases already, and maybe 400 people injured. Okay, oh my God. And with the time did about 20 from this 400. Okay. Okay, the total 120 people died. When we talk overall about the Syria, how many orphans and widows are here? Approximately, total in Syria. Total in Syria, what's? Are there in thousands or are there in millions? What? The orphans and widows. About 1,000. About 1,000. Many people about there. Many people. Right. Yeah. नदीम साहब, जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं, आज मैं जब सीरिया में था आपके साथ ही, तो मैंने तो ताहद्दे निगाह कैंप्स देखे। इस बात पर आने से पहले मैं जरा अपने नाज़रीन को बता दूं कि वो लोग जो हमें जो मुझसे पूछ रहे थे कि हम मदद कैसे करें, सीरियंस की, ऑर्फन्स की, वो पाकिस्तान के ऑर्फन्स हैं, वो सीरिया के ऑर्फन्स हैं, बेवाओं की मदद कैसे करें, तो जनाब प्लेटफॉर्म हाजिर है, फौरी फ़ोन उठाइए, नंबर चल रहा है आपके पास और आप मदद कर सकते हैं। किसी भी वक्त कॉल कीजिए, जो आपका दिल चाहता है आप मदद कीजिए। ये है राइट प्लेटफॉर्म और ये है राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो आप मदद कीजिए। नदीम साहब, हमें डायरेक्टली में आता हूँ, किन किन चीज़ों की अभी ज़रूरत है? लोग अगर डोनेट करना चाहें तो वो क्या क्या डोनेट करें, किस तरह से डोनेट करें, उन तक अगर अकाउंट की एक्सेस नहीं है तो वो क्या करें, अगर वो डायरेक्टली पैसे देना चाहते हैं तो क्या करें, अगर वो कपड़े या खाने या चावल का एक थैला भी देना चाहते हैं तो वो क्या करें? क्या कोई लिमिट भी है कि इतनी हम पैसे दे सकते हैं, इससे कम से कम इतने दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि सारी कौम को, पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तानी बैठे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो भी मुखियर हजरात हैं, चाहे 1 रुपया दें, चाहे 100 रुपया दें, चाहे 1 करोड़ रुपया दें, चाहे 10 करोड़ रुपया दें, इस वक्त बहुत ज़्यादा ताउन की ज़रूरत है शाम के लोगों को। ये तो मैं शाम के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ। शाम के जो मामलात हैं उसमें आपने खुद भी देखा, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यतीम हुए हैं। शाम के अंदर लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हैं। यहाँ पे 1.5 लाख से ज़्यादा इस वक्त तुर्की में यतीम मौजूद है। हम यतीमों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे गए, आपने देखा, बच्चों की पोजीशन देखी। सबसे ज़्यादा जो फौरी ज़रूरत है खुराक की है।
इस वक्त खुराक के लिए, चाहे आप चावल, जैसे आज आपने देखा, हमें चावल की बहुत ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम पाकिस्तानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल भेजें कि इनकी खुराक की ज़रूरत पूरी हो जाए। और ख़राब नहीं होते ना, स्टॉक में रह जाते हैं, ख़राब नहीं होते, स्टॉक में सफ़ेद चने भेज सकते हैं, सफ़ेद चने भेजें, चावल भेजें। इसी तरीके से हम हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करें, हम लिस्ट दे देंगे कि इन हमारी वेबसाइट पर जाकर स्टडी करें कि किन किन चीज़ों को आप डोनेट कर सकते हैं इन काइंड। कपड़े भेजें, जूते भेजें और कैश दें। कैश के हम यहाँ पर स्पॉन्सरशिप भी कर रहे हैं यतीम बच्चों की। आज आप इस प्रोग्राम में मैं दावत दे रहा हूँ कि आप स्पॉन्सरशिप अनाउंस करें। स्पॉन्सरशिप का क्या मतलब है? क्या हम एक ऑर्फन को अडॉप्ट कर सकते हैं? इसका मतलब कानूनी तौर पे तो अडॉप्ट नहीं करेंगे, आप एक यतीम बच्चे को हमारे साथ अटैच होके और उसको आप अपने जिम्मे ले लेंगे। 4000 रुपया एक बच्चे की किफालत का महीने का खर्च है। यानी एक अगर यतीम को महीने भर को पालना है और उसका ख्याल रखना, तो 4000 रुपया अदा कर दीजिए तो आपके एक महीना वो चलेगा। आप 3 महीने इकट्ठे दे दें, 6 महीने के इकट्ठे दे दें, हम 48,000 रुपए दे देते, एक साल उसका पूरा गुजर गया और हम उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आपको देंगे। हमारे पास से तमाम आपने यहाँ पे चीजें देखी, यहाँ पे जो जिम्मेदारी है वो देखी। इस तरीके से इन काइंड डोनेशन, हम किलिस गए, वहाँ स्टोर में हमारे कंबल रखे हुए थे, हमारे जैकेट्स रखी हुई थी, हमारे और कपड़े रखे हुए थे, चावल रखे हुए थे। यहाँ पे चावल रखे हुए 5 कंटेनर आ चुके हैं, अगले 5 कंटेनर परसों पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम की मदद है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। एक ब्रेक लेनी है जरा मैंने, लेकिन ब्रेक से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं वेयर हाउस में जाके सब कुछ देख के आया हूँ, पढ़ा हुआ है, और ये इतना सिस्टमैटिक है कि इज्जत नफ्स भी मजरू नहीं होती, क्योंकि ये सब लोग कोई गरीब घरानों से नहीं है जो इधर आए हैं। और पाकिस्तान में भी मैंने खुद उन ऑर्फन्स को देखा है। मैं अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो मैं एक ऑर्फन से मिलाऊंगा जो मेरे साथ यहाँ काम कर रहा है लड़का। वो ऑर्फन था, वो खुबैब फाउंडेशन से पढ़ने के बाद अब टर्की में हायर एजुकेशन ले रहा है, और ऐसे 20 बच्चे हैं जो खुबैब फाउंडेशन से पढ़े हुए ऑर्फनेज होम से, और वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जनाब, ओवर टू यू। पाकिस्तान, टर्की के अंदर बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको बता दूं, शाम के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त रहमत की बहुत अच्छी हवा चल रही है। 47-40 डिग्री सेंटीग्रेड आज हमने बर्दाश्त किया। कामरान, वहाँ क्या सूरत हाल है? सुना इस्लामाबाद में बड़ा अच्छा मौसम है। वहाँ पर मौसम अच्छा है, तो इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत अच्छा है। और आपने एक बहुत अच्छी बात की इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करती। इसी हवाले से बात करूंगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ बलोच साहब भी मौजूद हैं। बलोच साहब, आपसे जानना चाहूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इस तमाम असना से, क्योंकि आप एक बहुत अरसे से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा आप।